नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा, इसके मुख्य परीक्षा के लिए जो पेपर 4 का भाग 2 होता है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का भाग बोला जाता है, उस पर पूरी रणनीति को लेकर चर्चा करूंगा। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किस प्रकार आप यहां पे मैक्सिमम नंबर अर्जित कर सकते हैं। 50 नंबर का यह भाग होता है। आपने सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम का जो मुख्य परीक्षा है, इसको समझा होगा, इसके बारे में पूरा जाना होगा। तो 7 पेपर कुल होते हैं इसमें, जिसमें आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा पेपर 4 के भाग 2 पर। पेपर 4 का भाग 2 जो कि मैथ्स और रीजनिंग का भाग होता है। लिखा बहुत बड़ा है सिलेबस में, मतलब इस भाग को देखेंगे तो सिलेबस में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं बहुत आसान कर दूंगा इसको आपके लिए। क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारी बातें आपको समझाऊंगा। कुछ एग्जांपल्स भी लेकर आया हूं। 2 नंबर के प्रश्नों को कैसे डील करना है, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और 10 नंबर का प्रश्न। मेरा क्या अनुभव रहा 2018 से 2022 तक के मुख्य परीक्षा में। चूंकि 2018 से ही बात करूंगा मैं, क्योंकि 2018 से पहले तो पैटर्न ही अलग था पूरा। तो 2018 से 2022 तक के मुख्य परीक्षा को लेकर मेरा क्या अनुभव रहा है, किस प्रकार से मैं इस भाग को तैयार किया हूं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए जो कि बहुत ही आपको काम में आएंगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो नए बैचेस को लेकर जानकारी हो। तो सबसे पहले तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो कि अगले साल फरवरी में होने वाली है, इसको लेकर हमारे यहां टेस्ट सीरीज का आरंभ किया जा रहा है 2 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2023 तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। 7 महीने का सतत अभ्यास होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर यह टेस्ट सीरीज चलेगी। आप किसी भी मोड पर जुड़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो कुल 50 टेस्ट हमने रखे हैं, जिसमें 31 टेस्ट जीएस के हैं और 19 टेस्ट सीसेट के भी हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जो प्रश्न पत्र होगा वो उपलब्ध होगा, जैसा कि पीएससी में आता भी है। तो 2 जुलाई से आरंभ हो रही है, 31 जनवरी तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। शानदार तरीके से एक सिस्टमैटिक पैटर्न में हमने पूरा का पूरा प्लान किया है। आपको संपूर्ण प्लान अगर चाहिए तो आप किसी भी नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको इस टेस्ट का संपूर्ण प्लान व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। नॉमिनल फीस हमने रखी है ऑफलाइन की, और ऑनलाइन की फीस आप देख सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कंटेंट में जाएंगे आप, जो स्टोर सेक्शन में जाके कंटेंट में आपको मिल जाएगा, ये टेस्ट सीरीज का अलग से एक फोल्डर बना होगा। तो बहुत ही उपयोगी होगी आपके लिए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, जहां भी हमारी ब्रांचेस है वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूं रायपुर की, दुर्ग की, राजनांदगांव की, इसके अलावा जगदलपुर की, अंबिकापुर की, इन सभी ब्रांचेस में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा हमने बिलासपुर के नालंदा लाइब्रेरी में और कवर्धा के कल्पतरु लाइब्रेरी में भी ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा रखी है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रथम 2 टेस्ट निःशुल्क भी हैं, मतलब शुरू के जो 2 टेस्ट होंगे जो कि 2 जुलाई को आयोजित होंगे, पहला जीएस का और दूसरा सीसेट का, ये निःशुल्क है। आप यहां से प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड को देख सकते हैं, कैसा स्टैंडर्ड हमने रखा है। उसके बाद भी चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमसे पहले भी जुड़ चुके होंगे तो आपको पता होगा। हम बहुत पहले से, आप देख सकते 13 वर्षों से निरंतर हम ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। तो बहुत लंबा अनुभव है। एक अनुभवी टीम है जो कि लगातार जुड़ी हुई है एग्जाम के साथ में, अपडेटेड है, उसके द्वारा पूरा ये प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। एक बहुत शानदार पेपर आपको मिलेगा, तो जरूर आप जुड़िए। 2 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। शुरू के 2 टेस्ट निःशुल्क भी हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। इसके साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज 25 जून से आरंभ हो चुकी है। ये टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित हो रही है। कुल 4 फेस पे ये टेस्ट सीरीज चलेगी। आप चाहें तो 2 फेसेस को भी देख सकते हैं। ये 2 सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से पहले चलेंगे
मतलब नवंबर तक ये दोनों फेसेस कंप्लीट हो जाएंगे और ये दोनों जो हैं ये सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो होगा उसके बाद चलेंगे ये दोनों फेसेस। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा 4 फेसेस के लिए टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं या फिर 2 फेस के लिए अभी जुड़ जाइए, 2 के लिए बाद में जुड़ सकते हैं। ये भी सुविधा हमने रखी है। प्रत्येक टेस्ट के बाद उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाता है। आपकी कॉपी तो चेक करके आपको प्रोवाइड की जाएगी, मॉडल आंसर भी प्रत्येक टेस्ट का आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। इसका भी प्लान अगर आपको चाहिए, जो कंप्लीट प्लान है आपको मिल जाएगा, किसी भी नंबर पर संपर्क कर लीजिए। फेस 1 में आप देख सकते हैं कुल 20 टेस्ट होंगे 25 जून से 5 नवंबर तक, और फेस 2 में ये फुल लेंथ पेपर होंगे 7, जैसा कि सीजीपीएससी लेता है, 7 टेस्ट होंगे। तो बहुत शानदार तरीके से ये भी हमने प्लान किया है। तो ये टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। 25 जून से टेस्ट सीरीज आरंभ हो चुकी है। इसके अलावा एक बहुत ही खास बात, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर आप कर सकते हैं। 3 जुलाई से मुख्य परीक्षा को लेकर एक बैच आरंभ किया जा रहा है, जो कि हेड ऑफिस में आरंभ होगा। समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। आप किसी भी मोड पर क्लास से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बैच आरंभ किया जा रहा है। तो मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी। किस प्रकार से लिखना है, ये सारी बातें आपको समझाई जाएगी, क्योंकि हमारी जो टीम है उसमें मैक्सिमम लोग मुख्य परीक्षा से हर साल जुड़े रहते हैं। तो उनको एक्सपीरियंस है कि वर्तमान का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको हल करना है। बहुत सारी चीजों के साथ वो अपडेटेड है। इसके अलावा समय समय पर चयनित अधिकारी आपको मिलेंगे, जो कि गाइडेंस देंगे कि किस प्रकार आपको अच्छे नंबर लाने हैं, कैसे सिलेक्शन लेना है। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये जो बैच है ये 3 जुलाई से आरंभ हो रहा है। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा, शानदार तरीके से कवरेज होगा। तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर आप ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं। डेमो अटेंड कर लीजिए 2 दिन का, 3 दिन का। उसके बाद सेटिस्फाइड होने के बाद इस बैच में एडमिशन लीजिए आप। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम के साथ ये जो बैच है ये हम आरंभ कर रहे हैं। 3 जुलाई से हमारे हेड ऑफिस में ये बैच आरंभ होगा। मतलब ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस में होंगी, ऑनलाइन के लिए आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, रजबंधा मैदान में, दैनिक भास्कर प्रेस रोड में है। तो जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करिए। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 की। तो प्रश्न पत्र 4 का भाग 2 देख सकते हैं। ये प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 की मैं बात कर रहा था। तो प्रश्न पत्र 4, जिसको सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न पत्र भी कहते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। अवधि 3 घंटे की होती है। दूसरे दिन ये पेपर होता है सेकेंड हाफ में। लगातार आपको शेड्यूल पता होगा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का। जैसे इस बार की बात करूं तो 15 जून को, फिर 16 को, फिर 17 को, फिर 18 को 2 पेपर, 2 पेपर, 2 पेपर, फिर 1 पेपर, कुल 7 पेपर होते हैं। तो सेकेंड डे में जो सेकेंड हाफ होता है वहां पर यह पेपर होता है प्रश्न पत्र 4। इसका भाग 2 पे आज मैं पूरी चर्चा करूंगा। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, क्या अनुभव है मेरा जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें, या उससे पहले जो मुख्य परीक्षा हो चुकी हैं, तो पूरा अनुभव मैं अपना साझा करूंगा आज। तो भाग 2 देख सकते हैं, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण। आप बोल सकते हैं कि ये जो भाग है ये गणित और रीजनिंग का भाग है। ये जो भाग है ये गणित और रीजनिंग का भाग है, खासकर गणित का ही भाग बोलेंगे इसको। रीजनिंग का तो एकदम गिना चुना प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो भाग 2 पर पूरा कंसंट्रेट करेंगे और भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रश्न पत्र के अलग अलग भाग पर आपके जो फैकल्टीज हैं वो आपके सामने आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो आज मैं आरंभ किया हूं इस सीरीज को, जहां पर प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाग 2 जो है प्रश्न पत्र 4 का, इसमें कुल 50 अंक होते हैं, कुल 50 अंक। अगर बात करूं मैं 2 अंकों के प्रश्नों की, तो 2 अंक के कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं ये हो गए 12 अंक।
इसके बाद अगर मैं बात करूं 4 अंकों के प्रश्नों की, तो 4 अंकों के कुल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी हो गए 12 अंक। अगर मैं बात करूं 8 अंकों के प्रश्नों की, तो 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हो गया 16 अंक। 10 अंक का 2 प्रश्न दिया होता है, करना आपको केवल एक ही होता है, तो यहां पे हो गया 10 अंक। तो टोटल आप देख सकते हैं 50 अंक का ये पेपर होगा, 50 अंक का ये पेपर होगा भाग 2 का। अब यहां पे 2 अंकों के लिए शब्द सीमा 30 शब्द होती है, लेकिन मैथ्स में शब्द सीमा का कोई रोल नहीं होता है। 4 नंबर के लिए शब्द सीमा 60 शब्द लिखा होता है, 8 अंकों के लिए शब्द सीमा 100 शब्द लिखा होता है, जबकि 10 अंकों के लिए शब्द सीमा 125 शब्द लिखा होता है, लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता है मैथ्स में। एकदम क्लियर मैं करना चाहूंगा, इनका कोई रोल मैथ्स में नहीं होता है। आपको ध्यान देना है, केवल खास बात 2 नंबर के कुल 6 प्रश्न आपको मिलेंगे, 4 नंबर के कुल 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, 8 नंबर वाले कुल 2 प्रश्न मिलेंगे, 10 नंबर वाला 2 प्रश्न आपको दिया रहेगा, लेकिन आपको करना कोई एक होता है। तो यहां पे चॉइस होती है आपकी, कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। अब इसके सिलेबस पे अगर मैं आता हूं, क्या सिलेबस है इसका, अगर मैं इसके सिलेबस पे आता हूं, तो सिलेबस में लिखा बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, तो सिलेबस में बहुत कुछ लिखा है। परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, फिर अनुपात और समानुपात है, अनुपात और समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग। वाणिज्य गणित में बैंकिंग है, बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, इन पे ब्याज की गणना, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है। आयकर की गणना, ये देखिए, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्तक, वैदिक गणित में है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजांक से उत्तर की जांच, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विनकुलम एवं उसके अनुप्रयोग, तथा बीज गणित में वैदिक गणित। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारतीय गणितज्ञ एवं उनका जो योगदान रहा है गणित में, जिसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, रामानुजन। इसके अलावा आप देखेंगे तो गणितीय संक्रियाएं, मूल संख्यात्मक कार्य, बहुत कुछ है, मतलब सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। ये देखिए और भी है। आंकड़ों की व्याख्या में है चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों का विश्लेषण, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा प्रमेय पर आधारित प्रश्न, व्यवहारिक गणित, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, औसत, समय दूरी, नाव, सादृश्यता परीक्षण, विषम शब्द, शब्दों का विषम जोड़ा, मतलब ये रीजनिंग के टॉपिक शामिल हो गए अब इसमें। तो बहुत कुछ है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में तो बहुत कुछ है, अभी और भी इतना सारा लिखा हुआ है। तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस के नाम पे इतना है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये जो सारे टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे पेपर 4 के भाग 2 में। समझ में कुछ नहीं आता है कि क्या है, कितना है, कैसे पढ़ना है। समस्या ये है, कोई स्टैंडर्ड बुक इस पेपर को लेकर है नहीं कि पेपर 4 के भाग 2 पर आधारित कोई बुक हो जाए, किसी कोचिंग की बुक हो जाए, नहीं है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र वाली आपको बुक बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन कोई बहुत बेहतर बुक जो कि पेपर 4 के भाग 2 को अच्छे से कवर कर दे, कि उस बुक को पढ़ के मेरा पेपर 4 का भाग 2 बहुत शानदार जाए, तो ऐसी बुक मैंने तो नहीं देखी मार्केट में अभी तक। बहुत अच्छी बुक आप देख पा रहे हैं। सिलेबस इतना बड़ा है, बच्चों को दिक्कत यह होती है कि कैसे कवर करें। इतना बड़ा सिलेबस है और केवल 50 नंबर, इतना बड़ा सिलेबस और केवल 50 नंबर है। तो एकदम मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिए, कुछ एग्जांपल्स भी मैं लेके आया हूं, आपको समझाऊंगा कि लिखना कैसे होता है। तो उससे पहले आप समझिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप तो सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देते हैं सबसे पहले आप। तो इसका जो पेपर सेकंड आप देते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपको। इसका जो पेपर सेकंड आप देते हैं, सीसेट का पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका जो पेपर आप देते हैं, इसमें आपका पहला जो भाग होता है वो गणित का होता है। इसी में मैं आंकड़ों की व्याख्या को शामिल करता हूं, आंकड़ों की व्याख्या।
गणित और इसी में मैं आंकड़ों की व्याख्या को शामिल करता हूं, जिसमें आपका पाई चार्ट आता है, दंडालेख आता है, दंडालेख को बोलते हैं बार ग्राफ, इसके अलावा लेखा चित्र आता है, लेखा चित्र को आप बोलते हैं लाइन ग्राफ, और लास्ट में आता है सारणियन, सारणियन को आप बोलते हैं टेबुलेशन, सारणियन को आप बोलते हैं टेबुलेशन। तो सीसेट का जो पहला भाग है वो गणित है, साथ में आंकड़ों की व्याख्या है, जिसमें पाई चार्ट है, दंडालेख है, लेखा चित्र है और सारणियन है। सीसेट में आप इस पूरे को कवर करते हैं। पहले तो गणित में लगभग नहीं में आपके 20 चैप्टर, लगभग 20 चैप्टर, समझ आ रहा है, तो नहीं में आपके 20 चैप्टर गणित में कवर होते हैं, साथ में ये 4 टॉपिक और पाई चार्ट, दंडालेख, लेखा चित्र, सारणियन, लगभग देखा जाए तो 25 चैप्टर हो गई है। अब गणित में 20 चैप्टर कौन कौन से, किनकी बात कर रहा हूं मैं, तो बात कर रहा हूं मैं संख्या पद्धति से, आप आरंभ कर लीजिए। संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, भिन्न संख्या हो गया, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल हो गया, घातांकरणी हो गया, एज मतलब आयु संबंधित प्रश्न हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, मिश्रण हो गया, साझा हो गया, समय दूरी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, नाव धारा हो गया, समय कार्य, पाइप टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्रमचय संचय, प्रायिकता। ये जो चैप्टर्स का मैं नाम लिया हूं लाइन से, लगभग 20 चैप्टर का मैं नाम लिया हूं। इन 20 चैप्टर्स को आप तैयार करते हैं यहां पे, उसी में आप रेखा कोण पढ़ लेते हैं, क्षेत्रफल और आयतन, इनको भी कवर करते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं जिसको, क्षेत्र मिति। तो रेखा कोण पढ़ लीजिए उसी में, क्षेत्रफल मतलब 2D, आयतन मतलब 3D। तो लगभग 20-22 चैप्टर जिनका मैं नाम लिया हूं, वो पूरे चैप्टर आप गणित में तैयार करते हैं जब आप सीसेट की तैयारी करते हैं, या व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, चाहे वो आरआई का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे वो मंडी इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो व्यापम का, उसमें भी आप इन चैप्टर्स को तैयार करते हैं, लगभग इन चैप्टर्स को आप तैयार करते हैं लगभग। और सीसेट का लेवल देखेंगे तो पीएससी मेन से तो बहुत हाई रहता है, सीसेट का जो लेवल है पीएससी मेन से बहुत हाई रहता है। मतलब सीसेट में जो वर्तमान का पैटर्न है प्रश्न पूछे जाने का, बहुत टफ रहा है। तो आप ये पूरा का पूरा मैथ्स कवर करते हैं सीसेट में, आपको इसको तो तैयार रखना ही है। मतलब अगर आपने सीसेट को अच्छी से तैयार किया है, मतलब ये मैथ्स अगर आपने पढ़ा है, इतना मैथ्स को तैयार रखो पहले तो आप, ठीक। उसके बाद इसमें सेकंड वाला जो भाग आप पढ़ते हैं वो है सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसी को आप रीजनिंग का नाम दे देते हैं, इसी को आप रीजनिंग का नाम देते हैं। अब इस रीजनिंग के विषय में आप लगभग 20 चैप्टर यहां पे भी डील करते हैं, लगभग 25 होंगे, कम नहीं होंगे, 20 चैप्टर लगभग यहां पे भी डील करते हैं। जैसे बात करूं मैं तो आप घड़ी, कैलेंडर, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, रैंकिंग, दिशा ज्ञान परीक्षण, लुप्त पद, श्रेणी, सादृश्यता, वर्गीकरण, समझ आ रहा है, असमानता की जांच, पहली परीक्षण, इसके अलावा बैठक व्यवस्था पढ़ते हैं, पासा पढ़ते हैं। मतलब देखा जाए तो लगभग 20 चैप्टर यहां पे कवर करते हैं, न्याय निगमन कवर करते हैं आप, तो ऐसे 20 चैप्टर लगभग यहां पे कवर करते हैं। तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए या व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए जहां पे मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो मेरी बात यह समझिए कि मुख्य परीक्षा में इनका तैयारी तो आपका ऑलरेडी रहना चाहिए। जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा है उससे हमेशा टच में रहिए। यहां से तो कुछ भी मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है। पहली बात, सिलेबस में लिखा हो कि ना लिखा हो, जितने चैप्टर में गणित में बोला, साथ में आंकड़ों की व्याख्या और रीजनिंग में लगभग जितने चैप्टर में बोला, यहां से वो कुछ भी पूछने को एकदम फ्री है, एकदम फ्री है। और अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, लास्ट 2 इयर्स, मतलब 2022 पीएससी मेंस, 2022 का जो मेंस हुआ है और 2021 का जो मेंस हुआ है, अगर मैं इन 2 वर्षों की बात करूं तो यहीं से, इतने ही पूरे के पूरे सिलेबस से 50 में लगभग 35 नंबर का पूछ लिया है मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा तो आपको पता ही है, लगभग यहां से 65 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी सेक्शन है इसमें प्रारंभिक परीक्षा में, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, संचार और पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा भी है। लेकिन 65 से 70 प्रश्न आपका प्रारंभिक परीक्षा में यहीं से पूछता है। तो यहां पे एक बात समझो कि पिछले 2 साल का मुख्य परीक्षा का अगर आप देखोगे, पिछले 2 साल का पेपर 2022 का मेंस और 2021 का मेंस, यही मैथ्स और यही रीजनिंग लगभग 35 प्रश्न मतलब 35 नंबर का पूछा है 50 में से। आप पिछले साल का पेपर उठा लो और इस साल का पेपर उठा लो, 35 प्रश्न मतलब 35 नंबर आपको यही से मिल जाएगा, यही से। तो जो प्री में आप मैथ्स और रीजनिंग कवर करते हैं, साथ में ये डीआई वाला सेक्शन, ये तो आपका रेडी रहना ही चाहिए। कुछ भी पूछने को फ्री है पीएससी मेंस में भी। अगर मैं बात करूं तो साझा पढ़ते हैं आप कहां पे, तो साझा मतलब पार्टनरशिप, अनुपात का एप्लीकेशन है ये पढ़ते कहां पे है, मेनली प्री में पढ़ते हैं, मेंस में तो लिखा भी नहीं इस चैप्टर को, केवल अनुपात और समानुपात लिख दिया है। अनुपात का एप्लीकेशन ठीक है ये होता है, लेकिन अलग से मेंशन नहीं किया साझा चैप्टर, जबकि यहां पे पढ़ते हैं आप। 8 नंबर का पूछा था लास्ट ईयर, 8 नंबर का प्रश्न साझा से, पिछले वर्ष 8 नंबर का प्रश्न पूछा था 2021 मेंस में साझा से, जबकि मुख्य परीक्षा के सिलेबस में साझा खोजो कहीं पे नहीं मिलेगा। मिश्रण पढ़ते हैं आप, मिश्रण ये भी अनुपात का ही एप्लीकेशन है, एलिगेशन बोलते हैं इसको, मिक्सचर आप खोजो मेंस में, ये जो सिलेबस में आपको दिखाया, यहां पे कहां पे आपको साझा दिखाई दे रहा है, कहां पे आपको मिश्रण दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। इस साल जो मेंस हुआ है 2022 मेंस, 8 नंबर का प्रश्न यहां पे साझा से बना है, 8 नंबर का प्रश्न बना है साझा से यहां पे। तो पिछले साल 8 नंबर का प्रश्न बना था, सॉरी मिश्रण से, पिछले बार 8 नंबर का प्रश्न बना था साझा से, इस बार 8 नंबर का प्रश्न बना है मिश्रण से, जबकि साझा और मिश्रण दोनों ही चैप्टर मुख्य परीक्षा के सिलेबस में दिखाई नहीं देता है। वर्गमूल वाले चैप्टर से बना है इस बार प्रश्न 2 नंबर का, वर्गमूल वाला चैप्टर कहीं पे लिखा ही नहीं होता है। वही समझा रहा हूं कि जितना मैथ्स और रीजनिंग आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए कवर करते हैं, ये पूरा मैथ्स और रीजनिंग तो आपको पता होना ही चाहिए। इस बार तो 2D से भी प्रश्न पूछ लिया है, 2D मतलब क्षेत्रफल वाले चैप्टर से आयत को लेकर प्रश्न पूछा था 4 नंबर का, अभी बताऊंगा मैं उसको। तो ये 2D का प्रश्न है, जबकि आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस में कहीं पे क्षेत्रमिति का नामो निशान नहीं है, लेकिन पूछा है प्रश्न। तो वही समझा रहा हूं, पिछले 2 साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो 35 नंबर का जो वेटेज है लगभग, वो यही मैथ्स और यही रीजनिंग से मिलेगा आपको। मुख्य परीक्षा का कुछ मैटर करता ही नहीं है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस छोड़ो, अभी जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सेकंड का सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग कवर करते हैं, उसी मैथ्स और रीजनिंग से 35 नंबर का आपको पिछले 2 साल में दिखाई देगा, पिछले 2 साल में। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने सीसेट को तैयार किया है वो तो पूरा आपका पूछ सकता है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठ के आ सकता है। रीजनिंग से कभी लुप्त पद कहा जाता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा कहा जाता है, कभी श्रेणी का प्रश्न आ जाता है। कोई ठिकाना नहीं है कहां से प्रश्न देगा वो, कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये जो प्री में आपने पढ़ा है यहां से किसी वर्ष कहीं से, किसी वर्ष कहीं से प्रश्न आपको मिल जाएगा। इतना तो तैयार आपको करना ही पड़ेगा। लगभग 35 नंबर तो यहीं से खत्म हो गया था पिछले 2 साल में। अब बचा हुआ क्या है जो आपको और पढ़ना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जो बचा हुआ है जो आपको और कवर करना है। तो उसमें सबसे पहले तो आपको बैंकिंग कवर करना होता है। बैंकिंग में 3 खाते हैं, जिसमें आपको पहले बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट, सावधि जमा खाता इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और तीसरा आवर्ती जमा खाता, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन 3 खातों में ब्याज की गणना को अलग से पढ़ना होता है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आप नहीं पढ़े होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ब्याज का चैप्टर पढ़े हैं आप, ब्याज पढ़े हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा मोड़ा यहां से मैच खाएगा वो, लेकिन आपको अलग से बता रहा हूं जो कि मुख्य परीक्षा में कवर करना है। तो उसमें आपका एक है बैंकिंग, इसमें बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता में किस प्रकार ब्याज की गणना की जाती है। दूसरा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स मतलब आयकर की गणना, यह आपको पूरा नया मिलेगा मुख्य परीक्षा में।
इतना होने के बाद की बात कर रहा हूं जो अलग से तैयार करने हैं। तो बैंकिंग आयकर की गणना मतलब एक साल में कितना आयकर आपको अदा करना है, करंट के स्लैब के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ये। इसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, तीसरा जो टॉपिक है माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए आप इन तीनों का यूज करते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक का। ये तीनों कवर करना पड़ेगा अलग अलग कंडीशंस के साथ। माध्यिका बहुत पूछा गया है, माध्यिका बहुत पूछा गया, पिछले 2 साल को छोड़ दो तो माध्यिका का 8 नंबर का प्रश्न बनता है, 4 नंबर का भी बना है, 2 नंबर का भी बना है, इंपॉर्टेंट भी है ये माध्य माध्यिका बहुलक। चौथा बात करूंगा वैदिक गणित, यहां से तो प्रश्न बनता ही है हर साल, 2 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा ही, वैदिक गणित। पांचवा अगर मैं बात करूंगा तो परिमेय संख्या को लेकर कुछ प्रश्न बनते हैं, परिमेय संख्या को लेकर कुछ प्रश्न बनते हैं, कहने का मतलब परिमेय संख्या में 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अलग अलग वैरायटी के प्रश्न परिमेय संख्या में बनते हैं। ये तो खैर आप प्री में भी थोड़ा कवर कर ही लेते हैं, प्री में भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो परिमेय संख्या आपसे बन जाएगा दिमाग लगा के। छठवां थोड़ा सा समानुपात एडवांस पढ़ना पड़ता है आपको। समानुपात का चैप्टर प्री में पढ़ते हैं, लेकिन समानुपात के जो नियम है, इन नियम पे प्रश्न आप प्री में नहीं करते हैं। जैसे कांतरानुपात हो गया, योगानुपात, अंतरानुपात, समझ आ रहा है, और योगांतरानुपात हो गया, व्युत्क्रमानुपात, इन नियम पे प्रश्न आप जनरली प्री में नहीं करते हैं। एक और है गणितज्ञ, गणितज्ञ जो कि सिलेबस में लिखा गया था, गणितज्ञों का योगदान, गणितज्ञों का गणित में योगदान, जिसमें आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, इसके अलावा ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं, रामानुजन हैं, इन सब का गणित में योगदान, इनका सामान्य जीवन परिचय आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर्स में लिखा हुआ यहां पे जो आप देख पा रहे हैं, बैंकिंग जिसमें सावधि जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता है और बचत खाता है, आयकर की गणना है, माध्य माध्यिका बहुलक है, वैदिक गणित है, परिमेय संख्या का थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ता है, 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालो, बार वाले जो प्रश्न आते हैं उनको P/Q में कन्वर्ट करो, प्रोसेस के साथ पढ़ना पड़ता है। समानुपात के जो नियम है वो कवर करने पड़ते हैं, गणितज्ञों का योगदान, इतना अलग से कवर करना है आपको, बाकी कुछ है ही नहीं। सिलेबस को छोड़ो, ये सब क्या लिखा है इसमें दिमाग लगाना ही मत। ये देखो ये सब क्या लिखा है, इसमें बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, जितना मैंने बोला उतना कवर करो। 50 में 50 लेके आओगे आप। क्या क्या बोला वापस से देख लो। तो मैंने क्या बोला, सीसेट के लिए पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग जो आप कवर करते हैं, साथ में डीआई को, ये पूरा जो आप कवर करते हैं सीसेट के लिए, लगभग 20 चैप्टर मैथ्स के, 20 से 25 चैप्टर रीजनिंग के, और साथ में ये आंकड़ों की व्याख्या के 4 टॉपिक, ये पूरा कवर करके बैठे रहोगे आप, क्योंकि आप प्री निकालने के बाद ही मेंस में आओगे। तो ये पूरा को एक बार रिवीजन कर लेना आप अच्छी से, क्योंकि मैंने बताया साझा से 8 नंबर का प्रश्न बना था 2021 पीएससी मेंस में, इस बार मिश्रण से 8 नंबर का प्रश्न बना है 2022 पीएससी मेंस में। इस बार तो 2D का प्रश्न पूछा गया था, आयत का, क्षेत्रमिति का प्रश्न पूछा गया था, 4 नंबर का एक। यहां पे ही आप क्रमचय संचय प्रायिकता भी पढ़ते ही हो, यहां पे आप पढ़ते ही हो क्रमचय संचय प्रायिकता को भी। नहीं पढ़ते हो तो यहां पे फिर अच्छी से पढ़ लेना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्रमचय संचय और प्रायिकता, क्रमचय संचय और प्रायिकता, क्योंकि क्रमचय संचय पढ़े बिना तो प्रायिकता बनेगा नहीं। तो ये कुछ अलग से चैप्टर पढ़ने हैं आपको मेंस में, बाकी कुछ है ही नहीं। भाग 4, पेपर 4 का भाग 2, कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर अलग से पढ़ने हैं आपको। इन चैप्टर्स का एक प्रॉपर नोट्स बना के तैयार रखिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इसमें दिखाई दे रहा है पूरे के पूरे फॉर्मूला पे आधारित हैं। चाहे आयकर की गणना की बात करूं, चाहे बैंकिंग की बात करूं, आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, वेरिएशन ज्यादा नहीं मिलेगा। माध्य माध्यिका बहुलक ये पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है। वैदिक गणित ये नियम है, उन नियम पे ही प्रश्न बनते हैं। नोट्स आपका होना चाहिए, रिविजन लगेगा इसमें रिवीजन लगेगा। दिमाग वाला कोई भी चैप्टर नहीं है, क्रमचय संचय प्रायिकता को छोड़ दो तो दिमाग वाला कोई भी चैप्टर नहीं है। केवल नियम आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, वो नियम पता है, फॉर्मूला पता है, तो प्रश्न आपसे बनना तय है एकदम। तो आपको केवल इतना अलग से एफर्ट मारना है, बाकी कुछ नहीं है, परेशान होना ही नहीं है। 50 में 50 लेके आओगे यार, 50 में 50 नंबर आएगा आपका भाग 2 में। आप सिलेबस को ऐसे पढ़ लो, ये देखो आप सिलेबस को ऐसे पढ़ो, या फिर जो मैंने लिखा है, आप सिलेबस को ऐसे पढ़ो, या फिर जो मैंने लिखा है
वैसा पढ़ो, एक ही है, लेकिन ऐसे पढ़ने में आपको एक समराइज करते बन रहा है कि भाई प्री के लिए जो मैथ्स और जो रीजनिंग मैंने पढ़ा है पूरा वो कवर करना है, डीआई को कवर करना है, साथ में ये अलग से चैप्टर कवर करने हैं। इनके लिए नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें दिमाग वाला कुछ है नहीं, मैक्सिमम चीजें फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, नियम पे बेस्ड हैं। ये है पूरा का पूरा पेपर 4 का भाग 2। इतना तैयार कर लो, 50 में 50 मिलेगा आपको। आप सोचेंगे सिलेबस में जो लिखा है उसी को छाट छाट के पढ़ूं, तो समस्या यह है कि साझा लिखा नहीं है, मिश्रण लिखा नहीं है, वर्गमूल लिखा नहीं है, इनके प्रश्न पूछ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्री में जितना पढ़े वहां से कुछ भी पूछने को पीएससी फ्री है एकदम। जितना मैथ्स और जितना रीजनिंग है प्री में, वहां से पीएससी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, और साथ में ये कवर करना है आपको। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि इसी वर्ष पूछे गए थे, इसी वर्ष। तो पहला प्रश्न देखिए 2 नंबर का है, तो मैं एक दो प्रश्न लेकर आया हूं। 2 नंबर का एक आध प्रश्न, 4 नंबर का, इसके अलावा 8 नंबर का और 10 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए शब्द सीमा रहता है 30 शब्द। अब आप खुद देखिए, शब्द सीमा 30 शब्द होता है, लेकिन शब्द सीमा का कोई रोल ही नहीं है यहां पे। शब्द सीमा का कोई रोल नहीं है। जैसे ये प्रश्न आप देख सकते हैं, औसत का प्रश्न है। ए से प्रारंभ होने वाली लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ए से प्रारंभ होने वाली लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पे। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो यहां पे आप लिखना आरंभ करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 6 विषम संख्याएं मान लीजिए, तो माना 6 विषम संख्याएं, माना 6 विषम संख्याएं। अब ए से आरंभ हो रही हैं, तो 6 विषम संख्याएं आसानी से आप मान सकते हैं। आपको पता है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। तो ए से अगर विषम संख्या आरंभ हो रही है तो उसके आगे वाली क्या होगी? a+2, आगे वाली a+4, आगे वाली a+6, आगे वाली a+8। कितनी है? 6। तो आगे वाली क्या हो जाएगी? a+10। तो ये 6 विषम संख्याएं हो गई क्रम से a+2, a+4, a+6, a+8, a+10। आपको पता है 2 क्रमागत विषम संख्याएं, ये देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या आप कहीं से भी उठा लो। 2 क्रमागत विषम संख्या में कितने का अंतर होता है? 2 का। 1 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो 2 क्रमागत विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो पहली विषम संख्या अगर a है तो आगे वाली a+2 ही होगी, उसके आगे वाली a+4, उसके आगे वाली a+6, उसके आगे वाली a+8 और उसके आगे वाली a+10। अब इनका औसत पूछा है क्या होगा? तो इनका औसत निकालने का बहुत सारा तरीका है। आप अगर औसत पढ़े होंगे प्री में, अब इसके लिए मेंस क्या पढ़ना, सोचो ना यार, इसमें मेंस क्या पढ़ना? यही तो प्री में पढ़े हो आप। और खासकर आंसर से मतलब होता है, मॉडल आंसर से चेक करता है सामने वाला, तो आंसर मैच हो रहा है तो 2 में 2 नंबर देगा, आप कैसे भी लिखो। अब इसका औसत निकालने का बहुत सारा तरीका है। या तो सबको जोड़ के डिवाइड बाई कितना कर दूं? सबको जोड़ के डिवाइड बाई 6। एक तरीका ये हो गया कि सबको जोड़ू, ये देखो a+2, a+4, a+6, a+8, a+10, सबको डिवाइड कर दूं किससे? 6 से। जोड़ के डिवाइड कर दूं 6 से। अब जोड़ो क्या आएगा? a और a कितना ठो है देख लीजिए, 6 ठो। तो यहां पे लिख सकते हैं आप ऐसा, 6a हो गया। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना? 30। 6a + 30 बटा 6, ये हो गया। अब यहां से 6 को कॉमन निकाल दो। 6 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a + 5। 6 से 6 कैंसिल हो गया। फाइनल आपका आंसर क्या आ गया? a + 5। इसको बॉक्स में करके आंसर लिख दीजिए। कुछ नहीं है, इतना सा कैलकुलेशन था। वहां पे तो और चौड़ी कॉपी होगी, कहीं ना कहीं चौड़ी कॉपी रहेगी, जगह ज्यादा रहेगी वहां पे थोड़ी सी, तो इससे चौड़ी कॉपी रहेगी। मतलब आप वहां पे लिखेंगे तो आपको, यहां पे तो मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बोर्ड है, मार्कर है मेरे हाथ में, ये जो पेन है इससे तो मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। वहां पे तो जगह ज्यादा रहेगी आपके पास, क्योंकि आप इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, फिर भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। सामने वाले को मतलब है a+5 से, अगर a+5 आपका आ रहा है तो आपको 2 में 2 नंबर देगा वो। आप बोलेंगे सर कि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका औसत तो मैं सीधे निकालता, इसका औसत तो मैं सीधे निकालता। क्या करता? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करता। ये देखो
समांतर श्रेणी में औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, कितना हो गया 2a प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 2 को कॉमन निकाल के काट दो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा a प्लस 5। ये देखो, आप ऐसा करते तो भी 2 में 2 मिलता, आप ऐसा करते तो भी 2 में 2 मिलता, क्योंकि a प्लस 5 आपका आ रहा है। तो 6 विषम संख्याएं आप मान लिए, a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 10। अब इसका औसत निकालने का तरीका आपके पास बहुत सारा है। पहला तरीका, आप सभी को जोड़ दिए, ये देखिए सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या 6, तो आपने जोड़ा तो फाइनली 6 को कॉमन निकाल के काटे तो आपको क्या मिला a प्लस 5। एक और तरीका था समांतर श्रेणी में औसत निकालने का तरीका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यहां से 2 कॉमन निकाले तो फाइनली क्या मिला a प्लस 5। आराम से लिख लेंगे, परेशान होना ही नहीं है। अब इसके लिए मेंस में अलग से मैथ्स थोड़ी पढ़ना है, औसत तो आप प्री में पढ़ते ही हैं, औसत तो आप प्री में पढ़ते ही हैं, वही औसत तो है। इसमें अलग से क्या किया बताओ, मैं लिखा हूं, जो पढ़े हैं उसी को लिख दिया हूं। और भी तरीका होता है, माध्यिका निकाल दो, वही क्या होगा औसत, क्योंकि समांतर श्रेणी के केस में माध्यिका और औसत दोनों बराबर होता है। तो आराम से 4 लाइन में वहां पे 2 नंबर का प्रश्न डील हो जाएगा। छोटा लिखने का आदत है तो बीच में ऐसा लाइन खींच के इधर और इधर पे भी लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो यार, बहुत जगह रहती है। और मैथ्स में तो लिखने का तरीका मैटर करता ही नहीं है। मैं बोलते बोलते बच्चों को थक गया हूं, मैं कॉपी भी दिखा चुका 2018 की, 19 की, 20 की, 3-3 वर्ष की कॉपी दिखाया हूं। लिखने के तरीके को लेकर परेशान नहीं होना है, जो आपको पता है उसी को लिखो। आंसर मैच हो रहा है तो 2 में 2 देगा, आंसर मैच नहीं हो रहा तो स्टेप मार्किंग करेगा। स्टेप मार्किंग भी तब करेगा जब आपके स्टेप का कुछ महत्व होगा। ऐसा नहीं कि दिया है उसको लिखने का स्टेप मिलता है, आपको दिया है ये लिख दिए तो उसका स्टेप मार्किंग काउंट नहीं होता है। कुछ महत्व होना चाहिए, जो आप लिखे उसमें कुछ आपका नॉलेज झलकना चाहिए, तब उसको बोलते हैं आप स्टेप मार्किंग। ऐसा थोड़ी है कि जो दिया है उसको आपने लिख दिया और वो नंबर दे देगा क्योंकि आपने कुछ लिखा है। थोड़ा सा दिमाग वाला चीज अगर आपने लिखा है, कुछ नया लिखा है जो कि आवश्यक था प्रश्न के लिए, तब वो आपको नंबर देगा, स्टेप मार्किंग। बाकी मैथ्स में आपका कोशिश होना चाहिए कि भाई आपका पूरा आंसर एकदम करेक्ट हो, वो 2 में 2 देगा। तो आंसर करेक्ट है तो 2 में 2 देगा आपको। इसी बार का 2 नंबर का प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न कैसा आता है देख सकते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न आया हुआ था, इसी बार का 2 नंबर का प्रश्न है। अब श्रेणी है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 15, 15 के बाद 31, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 127 है, फिर 255 है। पूछा यहां पर क्या आएगा, तो आप अपने हिसाब से बनाओ जैसे आपको ठीक लगे। अब इसमें कुछ पैटर्न तो होता नहीं लिखने का, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो। या तो जो आंसर है उसको पूरा स्टेटमेंट में लिख दो कि ये हो रहा था तो मेरा आंसर ये आ रहा है, या फिर आप ऐसा कर दो कि यहीं पे अंतर निकालो तो कितना आएगा 4, यहां पे कितना आएगा 8, यहां पे कितना आएगा 16, यहां पे मेरे को पता नहीं है, यहां पे मेरे को पता नहीं है, और यहां पे कितना आएगा 8 और कितना 2 और 1। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहां पे क्या आ जाएगा 32, 32 दूनी 64। ये देखो सही बैठ भी रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो यहां वाली संख्या क्या आएगी 31 और 32 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 63। अब क्रॉस चेक भी कर लो, क्या 63 और 64 को जोड़ने पर 127 आ रहा है, तो 4 और 3 7, 6 और 6 12 आ रहा है। ऐसा लिखो तो भी 2 में 2 मिलेगा यार। उसको मतलब किससे है, उसको मतलब है 63 आप ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। अब जगह देखो, अपराध है आपके पास, अपराध जगह है। आपको 2 नंबर के लिए लिखना था इस प्रश्न को, आप आंसर भी लिख दोगे ना सीधे कि 63 आंसर आ रहा है, तो भी वो 2 में 2 दे देगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन रफ में किया होगा, रफ पेज भी पीछे रहता है। तो मैटर नहीं करता है, बार बार बोल रहा हूं, मैथ्स में लिखने का, रीजनिंग में लिखने का तरीका कुछ नहीं होना चाहिए। अब बताओ इसके लिए मेंस में क्या अलग से पढ़ना, ये तो आपने प्री में पढ़ा है, श्रृंखला का चैप्टर जहां पे अंक वाली श्रृंखला है, ये तो आपने पढ़ा है। तो बहुत शानदार तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप समझ पाए कि ये पूरा कवर कर लो पहले, उसके बाद ये अलग से कवर करना है। तो आप 2 एग्जांपल जो मैं बताया वो देखे कि ये दोनों ही आप प्री में कहीं ना कहीं कवर किए हैं। ये औसत को भी आप प्री में कवर किए हैं और ये वाला श्रेणी को भी आप कहीं ना कहीं प्री में कवर किए हैं। कुछ एग्जांपल्स और लेकर आया हूं मैं, देखिए
4 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था, ये देखिए, ये 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया था। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि खेत का परिमाप 1120 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप खुद सोचो, ये क्षेत्रमिति का प्रश्न है, क्षेत्रमिति का मतलब एरिया का, कहने का मतलब 2D का प्रश्न है। ये आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं है, ये मेंस के सिलेबस में, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि प्री के सिलेबस को पूरा रगड़ दो, मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट कर लो। जो प्री में आता है वो तो पूछ ही सकता है कहीं से भी कोई भी प्रश्न। तो 4 नंबर का एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिया हूं, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। क्या बोलेंगे? चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, तो मान लेंगे क्या, लंबाई कितना, मान लो लंबाई कितना x, तो यहां से चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो चौड़ाई आ जाएगा लंबाई का 60%, तो x का 60%। आप ऐसा भी बीच में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा बच्चों जैसे सॉल्व कर रहे हो। कितना आ जाएगा यहां पे 3x/5 आ जाएगा। लंबाई x तो चौड़ाई उसका 60%, 60% मतलब 3/5 गुना 3/5x। उसका परिमाप दिया है 1120, उसका परिमाप दिया है 1120, परिमाप 1120, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये देखिए बराबर 1120। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा यहां से 2 से भाग दे दो, पहले तो ये 2 से भाग दे दो इसको, इधर कितना आ जाएगा 8x/5 बराबर 2 से भाग दूंगा, 2 पंचे 10, 2 छिका 12, 8 से भाग दे दो, 8 सते 56, तो यहां पे x का वैल्यू कितना आ गया 350, x आ गया 350। कर लेंगे आसानी से। मैं ज्यादा जोर कंसेप्ट में नहीं दे रहा हूं, मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं आपको मेंस में लिखने के तरीके को लेकर। तो सबसे पहले खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60%, तो सेकंड वाले को जनरली x मानते हैं, तो सेकंड वाले नाम को x मान लिया, लंबाई को x माना, तो चौड़ाई कितनी हो गई 3x/5। अब परिमाप दिया है 1120, तो परिमाप कैसे लिखोगे 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है परिमाप, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप ये देखो, लंबाई a है, ये लंबाई a, चौड़ाई b, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परि मतलब बाहर, बाहर का माप a + b, a + b, तो 2a + 2b, 2 को बाहर निकाले लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 5x और 3x 8x/5, 2 से 1120 को काट दिया 560, 8 से 560 को काटा 70, x का वैल्यू 350 आ गया। x का वैल्यू 350 आया तो लंबाई बता दो, यहां पे लाइन खींच के, कितना हो गया लंबाई 350। चौड़ाई मिल जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, आसानी से चौड़ाई बता सकते हैं 3 इंटू 350/5 कितना हो जाएगा देख सकते हैं 210। तो लंबाई और चौड़ाई मिल गया, तो क्षेत्रफल बताना तो बहुत आसान है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा कर देना, लिख देना कितना आ रहा है, यूनिट लिख देना, मीटर में है तो जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। यहां पे चाहे तो यूनिट को लिख दो और अच्छा रहेगा, 350 मीटर और 220 मीटर, 210 मीटर। तो मैटर क्या करता है, वो लास्ट में आंसर चेक करेगा, अगर आपका आंसर आ रहा है तो 4 में 4 देगा, आगे बढ़ेगा। उसको मतलब ही नहीं है आपने क्या किया इधर पे, उसको बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने क्या किया है, वो आपको नंबर देगा 4 में 4 और आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत आसान है पेपर 4 का भाग 2। ये कुछ एग्जांपल्स में इस बार जो आया था पेपर उसी के लिया हूं। ये 8 नंबर का प्रश्न जिसकी बात कर रहा था मैं, ये देखिए 8 नंबर का प्रश्न, एक बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर पानी से बदल दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। उस बाल्टी में दूध की मात्रा कितनी थी? 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और यह मिश्रण चैप्टर का प्रश्न है, मिश्रण का, एलिगेशन का। बहुत अच्छा प्रश्न था। एक बाल्टी में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात है 7:5। क्या बोल रहा है देखिए, ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। इसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:5। ध्यान दीजिए, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:5 है। कितना लीटर दूध और पानी है नहीं पता, तो मैं मान लिया कितना लीटर है, x लीटर। x लीटर दूध और पानी
का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:5। अब बोल क्या रहा है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकाला है। तो जब भी मिश्रण को निकालने बोलेगा तो पहले मिश्रण को निकाल देना। तो मैं अगर 9 लीटर मिश्रण निकाला तो बचा कितना मिश्रण, x माइनस 9 लीटर मिश्रण बचा है। खास बात क्या है, इस x माइनस 9 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 7:5 ही होगा। अभी मैं ये 9 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी मिलाया ही नहीं हूं, पानी नहीं मिलाया हूं, एकदम सिंपल सा अभी तक मैंने काम किया है। मैंने बोला प्रारंभ में बर्तन में x लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला तो बर्तन में बचा कितना, x माइनस 9, इसमें भी अनुपात क्या होगा, 7:5। अब इस बचे हुए मिश्रण में निकालो दूध कितना, तो इस बचे हुए मिश्रण में दूध कितना होगा बता सकते हैं, 7/12 इंटू x माइनस 9। इस बचे हुए मिश्रण में पानी कितना, तो इस बचे हुए मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5/12 इंटू x माइनस 9। सिंपल है ये तो बता देंगे। x माइनस 9 में अनुपात 7:5 का है तो दूध कितना, 7/12 इंटू x माइनस 9, पानी कितना 5/12 इंटू x माइनस 9। अब मिलाओ 9 लीटर पानी, तो दूध तो 7/12 इंटू x माइनस 9 ही रहेगा, पानी कितना हो जाएगा, 5/12 इंटू x माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में दूध तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़कर हो जाएगा 9 और यह अनुपात कितना हो जाएगा, 7:9। तो यह अनुपात कितना है, 7:9। कितना आसान है देखिए। आपने क्या क्या किया, तो सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि आपने मान लिया शुरू में x लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो यहां से आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि भाई 9 लीटर मिश्रण निकाल लो। अब 9 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो बचेगा x माइनस 9। जब भी मिश्रण निकालने बोलेगा तो पहले निकाल देना, जो बचेगा उसमें देखना दूध और पानी कितना है, तो बचे हुए में दूध इतना है और पानी इतना है। अब 9 लीटर पानी अगर मैं मिलाऊंगा तो दूध तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़कर इतना हो जाएगा और यह अनुपात प्रश्न में दिया है कितना, 7:9। जब भी मिश्रण निकालने बोलेगा पहले मिश्रण को निकाल देना, बचे हुए में देखना कितना दूध और कितना पानी। तो x लीटर मिश्रण में से 9 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना, x माइनस 9। x माइनस 9 में कितना दूध है बता देंगे, x माइनस 9 में कितना पानी बता देंगे। अब बाहर से पानी मिलाओ तो पानी बढ़कर हो जाएगा इतना और यह अनुपात कितना, 7:9। सिंप्लीफाई करो, 7 से 7 को काट दो, 7 एकम 7 कटेगा। अब 9 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 9/12 इंटू x माइनस 9। इधर पे 1 बचेगा तो 5/12 इंटू x माइनस 9 प्लस 9। अब 7 देखो सिंपल सा था, 7/12 और ये 7 खत्म हुआ तो 9 का गुणा करेंगे तो 9/12 इंटू x माइनस 9। इधर पे 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो एज इट इज रहेगा। अब 9/12 इंटू x माइनस 9 में से ये 5/12 इंटू x माइनस 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 4/12 इंटू x माइनस 9। 4 से 12 को कट किए तो x माइनस 9 बराबर कितना, 9 त्रिका कितना हो जाएगा, 27। तो यहां से x क्या मिल जाएगा आपको, 36। x आया 36, मतलब प्रारंभ में कितना लीटर है मिश्रण, 36। तो प्रारंभ में 36 लीटर मिश्रण है तो प्रारंभ में दूध कितना हो जाएगा, तो 7/12 इंटू 36 कितना आ जाएगा, 21। तो प्रारंभ में दूध कितना, 21। अगर आपको x मिल चुका है कितना है, 36, तो 36 में दूध कितना हो जाएगा, 7:5 में है दूध और पानी, तो दूध कितना हो जाएगा, 21 लीटर दूध हो जाएगा। 8 नंबर के इतना लिखना था आपको। कैसे भी लिखो यार, ये तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं तो बना दिया हूं ताकि आपको सुविधा हो जाएगी, आवश्यकता ही नहीं थी बनाने की। बहुत आसान प्रश्न था लेकिन आपको प्री के लिए ये प्रश्न तैयार करना होता है। प्री में ऐसे प्रश्नों को आप डील करते हैं कि पहले मैं 9 लीटर मिश्रण निकाला, इसके प्लेस पे पानी मिला रहा हूं तो पहले निकाल दिया, x में से 9 निकाल दिया तो बचा कितना, x माइनस 9। इसमें अनुपात क्या है, 7:5। तो x माइनस 9 को 7:5 में बांटेंगे तो दूध कितना, 7/12 इंटू x माइनस 9। पानी कितना, 5/12 इंटू x माइनस 9। अब 9 लीटर पानी और मिलाया तो पानी 5/12 इंटू x माइनस 9 था, 9 और मिला तो प्लस 9 कर दिया। तो ये दूध और ये पानी पूरा अनुपात कितना, 7:9। 7 से 7 काटा
9 का गुणा किया 9/12 इंटू एक्स माइनस 9, 5/12 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 9, तो 9/12 में से 5/12 माइनस हुआ तो 4/12 इंटू एक्स माइनस 9, इधर 9 बचा है, एक्स मिला 36, मतलब शुरू में 36 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध कितना आया 21 सामने वाला देखेगा 8 में 8 पकड़ा देगा आपको। समझ आ रहा है ये किस कंसेप्ट पे काम चल रहा है, समझिए इस बात को, किस कंसेप्ट पे काम चल रहा है आपका। आपने ऐसे प्रश्न डील किए होंगे, 20 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। अब मैं बोला 4 लीटर मिश्रण निकाल दो, 4 लीटर मिश्रण निकाल दो और 4 लीटर पानी मिला दो। तो आप क्या करते हैं, पहले तो 4 लीटर मिश्रण निकाले तो बचा कितना 16 लीटर मिश्रण। अब इस 16 लीटर में दूध और पानी का अनुपात सेम रहेगा, 16 लीटर में दूध और पानी का अनुपात सेम रहेगा, तो कितना दूध होगा, तो आप बोलेंगे 5/8 इंटू 16, मतलब आप बोलेंगे 10 लीटर इसमें दूध बचा है। पानी कितना 3/8 इंटू 16, मतलब 6 लीटर पानी बचा है। कहने का मतलब जब मैं 20 लीटर मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण निकाला तो 16 लीटर मिश्रण में अनुपात वही रहेगा, तो दूध कितना 10, पानी कितना 6। अब मिलाओ बाहर से 4 लीटर पानी, तो दूध तो 10 ही रहेगा, पानी 10 प्लस पानी कितना हो जाएगा 6 प्लस 4, ये देखो, तो 10 दूध और 10 पानी, अनुपात कितना 1/1। जब भी मिश्रण निकालने बोलेगा तो पहले मिश्रण को निकालना, अनुपात वही रहेगा जो बचा हुआ मिश्रण है। मिश्रण निकाला तो बचे हुए मिश्रण में देखना कितना दूध कितना पानी, तो बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर दूध और 6 लीटर पानी। इसके बाद 4 लीटर पानी मिलाओ तो पानी कितना हो जाएगा 10, दूध 10 ही रहेगा। वही काम तो यहां पे कर रहा था कि भाई x लीटर मिश्रण, चूंकि ये आपको दिया नहीं गया है तो x में से 9 निकाला तो बचा कितना x माइनस 9, इसमें भी अनुपात क्या रहेगा 7:5, तो दूध कितना इतना, पानी कितना इतना, 9 लीटर पानी मिलाया तो पानी इतना था, बढ़ के हो गया इतना, अनुपात 7:9। x निकाल लिया, x मिल गया तो प्रारंभ में दूध की मात्रा बन गई। तो देख सकते हैं प्रश्नों के लिए स्पेस पर्याप्त रहता है, आसानी से कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए 4 लाइन रहता है लगभग, आसानी से बन जाएगा। ये प्रश्न हो जाए, चाहे ये प्रश्न की बात करूं, चाहे मैं ये वाले प्रश्न की बात करूं, चाहे मैं इसके आगे वाले प्रश्न की बात करूं, ये सारे ही प्रश्न जो थे ये तो प्री ओरिएंटेड थे भाई। समझ आ रहा है, इसीलिए बोल रहा, पिछले 2 साल का पेपर आप देखेंगे तो लगभग 35 नंबर का जो पूछा गया है 35 नंबर का, वो पूरा का पूरा आप प्री में ही कवर कर लेंगे, लगभग 35 नंबर का। अगर बात करूं 10 नंबर वाले प्रश्नों की, तो 10 नंबर वाले प्रश्नों में देख सकते हैं 2 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से कोई एक करना होता है। तो यहां पे जनरली एक तो गणितज्ञों का पूछता है, एक गणितज्ञ का पूछता है, जिसको बहुत अच्छी से आपको तैयार करना होता है। 10 नंबर वाले में 2 प्रश्न पूछता है, एक करना होता है। तो आप देख पा रहे हैं गणितज्ञ का पूछा था ब्रह्मगुप्त के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके द्वारा लिखित प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए एवं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ब्रह्मगुप्त का गणित में प्रमुख योगदान विषय पर टिप्पणी लिखिए। ब्रह्मगुप्त का खगोल शास्त्र में प्रमुख योगदान विषय पर टिप्पणी लिखिए। भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त को किन उपाधियों से विभूषित किया। मतलब आपको ब्रह्मगुप्त का पूरा जीवन परिचय पता होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पूछने का तरीका बदल दिया था इस बार। जनरली वो क्या करता था, आज तक भास्कराचार्य का गणित में योगदान बताइए 10 नंबर का, आर्यभट्ट का गणित में योगदान बताइए 10 नंबर का। तो आपका मन है, आपको जो लिखना है लिख रहे हो उसमें। ब्रह्मगुप्त का गणित में योगदान 10 नंबर का, रामानुजन का गणित में योगदान 10 नंबर का। लेकिन इस बार वो इस प्रकार से पूछा, मतलब अब आपको किसी भी गणितज्ञ के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इंडिविजुअल प्रश्न पूछ लिया, 2-2 नंबर का प्रश्न होगा, देख सकते हैं 5 प्रश्न 10 नंबर का हो गया। ये अगर आपको नहीं करना था तो आप इसके जगह पे ये देखो, इतना में आपको लिखना था लगभग। अगर वो प्रश्न आपको नहीं करना था तो ये 2 प्रश्न आपको करने थे। ये 6 नंबर का एक प्रश्न था और ये 4 नंबर का एक प्रश्न। ये दोनों ही प्रश्न प्री में तैयार करते हो आप, देख सकते हैं। घंटी बजने वाले प्रश्न, एलसीएम निकालना रहता है इसमें, एलसीएम का एप्लीकेशन है, तो घंटी बजने वाला प्रश्न था ये। और ये नाव धारा का प्रश्न, ये भी अच्छा लेंदी प्रश्न था, कैलकुलेशन लेंदी था इसका। तो अभी फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूं कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन बहुत लेंदी था।
तो ये 2 प्रश्न आप कर सकते थे उसके प्लेस पे। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब 10 नंबर का ये प्रश्न बोल लो और बाकी के जो प्रश्न में कराया वो भी तो आप प्री में पूरा तैयार कर लेते हैं। इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूं कि पिछले 2 साल में 35 नंबर तो आप केवल प्री के तैयारी में ही मेंस में ला सकते थे। मैथ्स का जो भाग था, माध्य माध्यिका बहुलक से कुछ नहीं पूछा था, आयकर से कुछ नहीं पूछा, बैंकिंग से कुछ नहीं पूछा था, इस बार समानुपात से कुछ नहीं पूछा, परिमेय संख्या का 2 नंबर का एक प्रश्न आया था, वैदिक मैथ्स का 2 नंबर का एक प्रश्न आया था, प्रायिकता से 4 नंबर का एक प्रश्न आया था। तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करो भाई, यहां पे कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, आसानी से डील कर सकते हैं आप। सिलेबस को देख के डरने वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने सिलेबस को बहुत आसान तरीके में बता दिया है किस प्रकार से आपको तैयार करना है। बाकी और वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सारे विषयों को लेकर कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम है, पूरी लगातार जुड़ी हुई है एग्जाम के साथ। आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो 3 जुलाई से आप बैच से जुड़ सकते हैं। 3 जुलाई से सीजीपीएससी मेंस के लिए क्लासेस आरंभ हो रही है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड पर आप जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग का बैच है जो कि हेड ऑफिस में क्लासेस संचालित होंगी, तो जुड़िए इस बैच से। सारी जानकारी है तो मैं आपको केवल मैथ्स की बता रहा हूं, ऐसे हर विषय की हर फैकल्टी अपने पास रखा हुआ है जानकारी। देखिए मेंस एक ऐसा विषय जहां पे आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति बनाए हैं, कितना सोचे हैं, कितना समझे हैं, कितना एनालिसिस किए हैं एग्जाम के बारे में आप। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको इन विषयों को, मतलब इन टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे माध्यिका से प्रश्न, तो माध्यिका से 2018 में 2 नंबर का प्रश्न आया था, 2019 में 4 नंबर का प्रश्न आया था, 2020 में 8 नंबर का प्रश्न आया था। आयकर से देखेंगे तो 2019 में 8 नंबर का प्रश्न आया था। ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आता है, आता है। परिमेय संख्या का देखिए 2019 में 2 नंबर का 2 प्रश्न आया था, सॉरी 2020 में शायद, हाँ 2020 में 2 नंबर का 2 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न आया था। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स आपको कवर नहीं करने हैं, प्रायिकता से हमेशा प्रश्न पूछता है 2 नंबर 4 नंबर का, तो ये टॉपिक्स कवर करने ही हैं, इनके साथ में प्री का पूरा मैथ्स और रीजनिंग। बस 50 में 50 लाने के लिए एकदम आप कंफर्टेबल रहोगे, आराम से 50 में 50 लेके आओगे आप, ठीक। तो बाकी आप जुड़िए बैच के साथ में, और भी तैयारी कराई जाएगी शानदार तरीके से, पूरा आपको बताया जाएगा। मेंस पूरी कॉपी दिखाई जाएगी, आरटीआई वाली कॉपी, इसके अलावा आजकल तो मेल करता है, पूरी निकाल के दिखाएंगे कॉपी आपको, कैसे पढ़ना है एक्चुअल में, कैसे लिखना है, जिससे मैक्सिमम नंबर आप निबंध के पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में, सामान्य अध्ययन के पेपरों में लेके आएंगे। पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो जुड़िए उड़ान के साथ, बहुत शानदार तैयारी आपकी कराई जाएगी। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। कुछ प्रश्न मैं लेकर आया था, पूरे पेपर का एनालिसिस मैंने नहीं कराया है, क्योंकि 2 नंबर के 6 प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के 3 प्रश्न, 8 नंबर का 2 और 10 नंबर के 2 में से 1 करना होता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आया था आज। मेरा मेन जो मोटो था वो ये था कि आपको सिलेबस के बारे में बताओ कि किस प्रकार से तैयारी करनी है आपको। चलिए, तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।